नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। रीवा जिले के जनेही थाना अंतर्गत 12 साल की बच्ची के साथ बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। सरकारी स्कूल के नशेड़ी प्राचार्य के स्थानीय लोगों ने जमकर की पिटाई, वीडियो हुआ वायरल। और कल यानी 15 अक्टूबर से नवरात्रि का होगा शुभारंभ। क्या है पूजन विधि और कौन सी करनी है तैयारी, देखिए रीवा 24 की खास खबर। रीवा जिले के जनेही थाना अंतर्गत गढ़ी से एक मासूम बच्ची के साथ बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। देश में बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में उज्जैन में एक मासूम के साथ दरिंदगी का मामला प्रकाश में आया था, जिसमें वह अपने शहर से 700 किलोमीटर दूर पहुंची और उसके साथ ऑटो चालक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद भी कई मामले आए। ताजा मामला रीवा जिले के जनेही थाना अंतर्गत गढ़ी चौकी का बताया जा रहा है, जहां 5वीं में पढ़ने वाली 12 वर्षीय मासूम के साथ उसके पड़ोस के गांव के युवक ने इस घटना को अंजाम दिया। बच्ची के पिता ने बताया कि बच्ची सुबह 9 से 11 पेपर देने स्कूल पहुंची थी। जब लौट रही थी तो वही युवक उससे मिला और उससे कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे गांव तक छोड़ दूंगा। इसके बाद युवक बच्ची को बाइक में बिठाया और लेकर चल दिया। रास्ते में एक और युवक मिला, लेकिन फिर थोड़ी दूर जाकर वह उतर गया। इसके बाद युवक उस बच्ची को सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। मासूम द्वारा बताए हुलिया और गाड़ी की पहचान के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उधर घटना की जानकारी लगते ही हजारों की संख्या में ग्रामीण उप चौकी गढ़ी पहुंच गए और आरोपी को भीड़ को सौंपने की मांग करने लगे। इसके बाद पुलिस ने उन्हें समझाया, लेकिन काफी देर तक हंगामा चलता रहा। भीड़ आरोपी को खुद पीट कर न्याय देना चाहती थी, लेकिन पुलिस की समझाइश के बाद आखिरकार भीड़ ने समझौता कर लिया, जो एक समझौता समझदारी भरा था। वहीं मामले को लेकर एसपी विवेक सिंह ने बताया कि आरोपी का नाम अंजनी केवट है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ जारी है। मामले में 376 पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। बच्ची की हालत स्थिर बनी हुई है और 2 से 3 दिन में उसकी छुट्टी कर दी जाएगी। अब सवाल उठता है कि सरकार और पुलिस की इतनी शक्ति के बावजूद आखिर समाज में ऐसा क्या चल रहा है, ऐसा क्या कारण है जिस वजह से इस तरह की घटनाएं आए दिन सामने आती हैं। इस बारे में विचार विमर्श और काफी रिसर्च की जरूरत है। अपने स्कूल से लौट रही थी और उसके साथ एक अन्य बच्चा जो उसी पड़ोस का था वो भी साथ में जा रहा था और रास्ते में इसको ये एक जो आरोपी है ये मिला था और इसने ये कहा था कि मैं तुम्हारे गांव का ही मेरी ससुराल है, चलो तुम्हें छोड़ देता हूँ। और उसको फिर बिना उसकी मर्जी के ले जाके और फिर एक सुनसान एरिया में उसके साथ गलत काम किया था, जिसकी रिपोर्ट कल देर रात थाने पे परिजनों ने लिखाई थी 11-12 बजे और जिसके आधार पे इसमें हमने 376 पॉक्सो एक्ट 363 के मामला इसमें दर्ज किया है और बच्ची का इलाज के लिए यहाँ पे हमने हॉस्पिटल में और यहाँ से फिर मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा है। बच्ची स्टेबल है, डॉक्टर से भी बातचीत हो गई, मैं परिजनों से मिल के आया हूँ। बच्ची स्टेबल है और ठीक है और जल्द ही 2-3 दिन के अंदर उसको यहाँ से डिस्चार्ज भी किया जाएगा। और जहाँ तक आरोपी की बात है, उसके लिए कल से ही टीम लगातार रात भर पूरी लगी रही है और जिसके आधार पर उसको चिन्हित करके और संदेही को चौकी गढ़ी में लाया गया, उससे पूछताछ अभी चल रही है। सर, परिजनों द्वारा थाने का घेराव किया गया है। परिजन का कुछ गांव वासियों और जो साथ के हैं उन लोग के द्वारा उस चौकी में जहाँ पे जो संदेही को लाया गया था वहाँ का उन्होंने घेराव किया है और उनका 2-3 मांगे थी, जिसके बारे में हमने बताया कि सारी चीज़ें अवैधानिक है। उनका कहना था कि आरोपी को उनको सुपुर्द कर दिया जाए, जिसके बारे में उनको समझाई दी गई कि इस प्रकार से ये संविधान को विपरीत है। और दूसरा उनकी कुछ अन्य चीज़ों को लेकर भी असंतोष था, रोड और अन्य चीज़ों को लेकर भी असंतोष था, तो सारी चीज़ों का उनको समझाइश दी गई है और उनको ये भी आश्वासन दिया गया है कि जो आरोपी है उसके खिलाफ हम जो भी कठोर उसमें हम वैधानिक कार्रवाई कर सकते हैं, कठोरतम दंड दिलाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और उसको जल्द से जल्द उसका केस लगा के और कोर्ट से उसको सजा दिलाएंगे। सर, चौकी मौजूद जो भी आक्रोशित भीड़ मौजूद थी वहाँ पे हवाईफायरिंग करनी पड़ी कंट्रोल करने के लिए? नहीं, भीड़ जरूर आक्रोशित थी, लेकिन काफ़ी समझाइश के बाद और पुलिस के कड़े रुख के बाद उसको वो बाहर निकल आई, हवाई फायर की जरूरत नहीं पड़ी। करीबन बच्चे गए थे पेपर देने, इनका 9 से 11 का पेपर था। पेपर दे के लौट रहे थे तो गढ़ी नदी के पास बघवारी बगीचा है, वहाँ पे एक बाइक सवार आया और इनको बोला आप कहाँ जाओगे, तो बोले दत्तोपुर के, तो बोले वहाँ तो हमको भी चलना है। उसने बाइक में बैठा लिया। आगे आता है एक और लड़का मिला, वो भी बैठ लिया गाड़ी में। 2 बच्चे थे, दोनों को बैठा के चंदपुर
ले गए चंद्रपुर से, वो खजुरिया बमराटी है वहाँ बहरा है। एक तो चंद्रपुर में उतर गया और एक लेके गया खजुरिया जो कि बमराटी है, वहाँ पे बच्ची के साथ गलत हरकत किया। हरकत करने के बाद बच्ची जैसी भी कोई दिखा होगा, अकेला था, उसने छोड़ा तो बच्ची छूटी। तो ये रोड में दौड़ रहे थे तो कोई अपने गांव आसपास का लड़का निकला तो वो लेके इनको पूछा तो ये लोग बताए तो उनको पहुंचाया। ये कब की घटना है? ये कल की घटना है, 11 11 बजे दिन की। बच्ची कब मिली आपको? मिली 2:30 बजे बच्ची। 2:30 बजे मिली। हाँ। ये कौन थे ये आरोपी? आरोपी का कुछ पता भी नहीं है। कहाँ से आए थे? हीरो होंडा स्प्लेंडर थी जिसमें शेर का टिक लगा हुआ था टंकी में। बच्ची कैसे बैठ गई उसके साथ? बच्ची को ने फुसलाया कि आप कहाँ जाती हैं, तो बोले दत्तोपुर के हैं। बोले हमको भी दत्तोपुर गांव चलना है। दो तो बच्ची आप बता रहे नहीं, एक बच्ची एक बच्चा था। हैं। बच्चा किसका है? बच्चा बगल में पड़ोसी का है। उम्र क्या होगी बच्ची की? बच्ची की बच्ची का 12 साल। कौन सी कक्षा की है ये 5वीं कक्षा। अभी कैसी स्थिति है? अभी स्थिति ठीक है। पुलिस आई थी? पुलिस हाँ आई थी। पुलिस CCTV कैमरे की बातचीत हुई है? हाँ। शासकीय विद्यालय के प्राचार्य ने महिला के साथ मारपीट की। इसके बाद स्थानीय लोगों ने जमकर उसकी धुलाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पीड़ितों ने SP ऑफिस पहुंचकर शिकायत भी दर्ज कराई है। मामला सिमरिया थाना क्षेत्र के गोदहा गांव का है, जहां शासकीय प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर श्रीकांत दुबे के द्वारा अंकित कोल नाम के छात्र के साथ बदसलूकी के आरोप लगे हैं। बताया जाता है कि छात्र अपनी मां के साथ मार्कशीट लेने पहुंचा था। नशे की हालत में हेडमास्टर ने गाली गलौज किया और मारपीट की। घटना की जानकारी लगते ही आसपास के लोग एकत्र हो गए और प्राचार्य साहब की जमकर धुनाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो अक्सर हेडमास्टर साहब नशे की हालत में विद्यालय पहुंचते हैं और आए दिन इस तरह की बदसलूकी करते हैं। आप भी देखिए वीडियो किस तरह से एक महिला की साड़ी पकड़कर हेडमास्टर साहब खींच रहे हैं, वहीं स्थानीय लोगों के द्वारा जमकर धुलाई की जा रही है। वीडियो देखकर आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि राजनैतिक विकास की बात करने वाले शिक्षा स्वास्थ्य के संबंध में कितना ध्यान देते हैं, और जब यह हाल हेडमास्टर का है तो विद्यालय की क्या स्थिति होगी। अरे औरत लपट रहे कुमार सीट है, साड़ी पकड़े देखिए नहीं पर्दे कह रहे हैं औरत का। छोड़ ले लड़ाई न करा। पंडित जी पकड़ा के का औरत से देखनी पर्दे औरत का कह रहे हैं। छोड़ दे पंडित जी धोती। 15 अक्टूबर को नवरात्रि का पहला दिन है। देवी पूजा का 9 दिवसीय पर्व 23 अक्टूबर को चलेगा। पौराणिक कथाओं के मुताबिक आश्विन मास की शुक्ल प्रतिपदा से देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच युद्ध शुरू हुआ था। 9वें दिन यानी 9वीं तिथि पर देवी मां ने महिषासुर का वध कर दिया था। इसी कथा की वजह से देवी पूजा का महापर्व 9 दिनों तक चलता है। इन 9 दिनों में देवी मां के लिए व्रत उपवास करने की परंपरा है। अगर आप नवरात्रि में घट स्थापना और व्रत करना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ खास तैयारियां पहले से कर लें। तो आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संदीप शुक्ल से कि नवरात्रि में घट स्थापना और व्रत से जुड़ी कौन कौन सी तैयारियां करनी जरूरी है। नवरात्रि का जो ये पर्व है, ये 9 दिन का जो है नवरात्रि का होता है, जो ये 15 तारीख से शुरू हो रहा है और 15 अक्टूबर से जो है 24 अक्टूबर तक जो है रहेगा। और साथ में जो है इसमें नौ दुर्गा की पूजा की जा सकती है, शक्ति की आराधना की जा सकती है। भगवान राम ने भी जो है शक्ति की आराधना की थी। 9 दिन जो है शक्ति की आराधना करके जो है रावण का संहार किया था। 10वें दिन रावण का संहार किया था। साथ में जो है माता का जो है नौ दुर्गा का जो उत्सव मनाया जाता है। इसके पीछे कारण ये है कि इनने महिषासुर को जो है 9 दिन तक जो है युद्ध चला था। महिषासुर से 9 दिन तक युद्ध चला था और 9वें दिन जो है माता ने जो है महिषासुर का संहार किया था। इसके कारण जो है ये 9 दिन जो है व्रत के दिन होते हैं, उपवास के दिन होते हैं,
शक्ति आराधना के दिन होते हैं। तो इसमें जो है देवी भागवत का पाठ करना चाहिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, नरवाण मंत्र का पाठ करना चाहिए, अर्गला स्त्रोत, कवच आदि का पाठ, कुंजिका स्त्रोत आदि का पाठ करना चाहिए। देवी के बीज मंत्रों का भी जो है जाप करना चाहिए, उससे लाभ की प्राप्ति होती है। सबसे पहले प्रतिपदा के दिन जो पहले दिन जो है कलश स्थापना करना चाहिए। अगर आप कलश स्थापना करते हैं और जवारे वगैरह बोते हैं तो निश्चित रूप से जो है माता का अंश जो है आपके घर में पहुंच जाता है। और लाल कपड़े में नारियल को बांध के, रक्षा सूत्र से बांधकर, आम की टेरी के साथ कलश में जो है उसको स्थापना करना चाहिए। और साथ में माता को जो है चुनरी आदि से और श्रृंगार की सामग्री से जो है सुसज्जित करना चाहिए। माता की एक फोटो रखनी चाहिए या मूर्ति के सामने कलश को स्थापना करना चाहिए। अगर आप अखंड ज्योत रखते हैं तो अखंड ज्योत जो होता है 9 दिन तक चलता है, और अखंड ज्योत अगर आप नहीं जला सकते तो फिर भी जो है प्रतिदिन आपको जो है ज्योत जलानी चाहिए, जिससे कि जो है कल्याण एवं सिद्धि की प्राप्ति होती है। और साथ में जो नौ दुर्गा का जो बीज मंत्र है उसका आप जाप करते रहें। जैसे हमने बताया कि आप देवी भागवत का पाठ करें, सप्तशती का पाठ करें, चौक डालें और साथ में जो है आसन, ऊनी आसन बिछाएं, आसन बैठें, आसन जो है शुद्ध करें। आसन शुद्ध करने के बाद जो है नवग्रहों की पूजा करें, सुपारी, हल्दी आदि को रख कर जो है नवग्रहों की पूजा करें। और साथ में जो है फिर माता को जो है पूजा पाठ, फूल, वस्त्र, अक्षत, पुष्प, रोली आदि से जो है उनको समर्पित करें, मिष्ठान समर्पित करें, हवन होम करें। और जो है जो भी अपनी मनोकामना अगर आप मानते हैं तो मनोकामना भी आप मान सकते हैं, वो मनोकामना भी जो है आपकी 9 दिन में पूरी होती है। तो जिस तरह की प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिण्यम, तृतीयम चंद्रघंटेसी, कूसमांडम चतुर्थम, पंचम स्कंदमातिथि, षष्ठम कात्यायनी च, सत्यम कालरात्रि च। इस तरह करके जो है 9 दुर्गा का जो है 9 स्वरूप का 9 दिन जो है अलग अलग वस्त्र विधान है, अलग अलग वस्त्र उनको पहनाना चाहिए, अलग अलग उनका स्मरण करना चाहिए, जिससे कि माता का जो है आशीर्वाद जो है प्राप्त होता है। और शक्ति का ये पर्व है और शक्ति की आराधना करने से जो है अक्षुण शक्ति की जो है प्राप्ति होती है। कई लोग इसको निर्जला व्रत के रूप में रहते हैं, कई लोग इसको जलाहार के रूप में रहते हैं, कई जो हैं फलाहार आदि कर जैसा ही आपका शरीर जो है आपकी गवाही दे और जैसी आपकी श्रद्धा और विश्वास हो उस अनुसार इस व्रत को करें तो निश्चित रूप से कल्याण की प्राप्ति, शक्ति की प्राप्ति एवं मनोरथों की प्राप्ति होती है। विधानसभा चुनाव वर्ष 2023 में वरिष्ठ नागरिकों सहित दिव्यांग मतदाताओं के लिए डाक मत पत्र की सुविधा शुरू की जा रही है। चुनाव आयोग के मंशानुसार 100% मतदान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह बड़ा कदम उठाया गया है। आज बैठक के दौरान कलेक्टर प्रतिभा पाल ने अधिकारियों को स्पष्ट कराया कि ऐसे लोग जो पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उन्हें चिन्हित करके डाक मत पत्र की सुविधा उपलब्ध कराते हुए इनके मत का प्रयोग किया जाए। आपको बता दें कि 80 वर्ष से अधिक आयु पार कर चुके मतदाताओं के लिए डाक मत पत्र की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। दिव्यांग लोगों को भी डाक मत पत्र में अपने मत का प्रयोग करने का अधिकार होगा। डाक मत पत्र के लिए प्रशिक्षण में रिटर्निंग ऑफिसर, सेक्टर ऑफिस सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, जिला नोडल ऑफिसर डाक मतपत्र शामिल हुए। सुबह 11 बजे से विधानसभा क्षेत्र सिरमौर, सिमरिया, त्योथर तथा मऊगंज के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इसी तरह 12 बजे से दोबारा बैठक हुई जिसमें देवतालाब, मनगामा, रीवा तथा गुड़ के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। चुनाव संबंधी तैयारी को लेकर यातायात पुलिस ने आज वाहनों की सघन जांच की। प्रदेश भर में आदर्श आचार संहिता 9 अक्टूबर से लागू हो गई है। इसके बाद प्रशासन अपने स्तर पर कार्रवाइयां कर रहा है। इसी कड़ी में आज यातायात पुलिस द्वारा
आने जाने वाले 4 पहिया वाहनों की सघन जांच की गई। गलत तरीके से लगे नंबर प्लेट की जांच की गई और वाहनों की तलाशी भी ली गई। यातायात पुलिस ने बताया कि चुनाव के चलते ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी ताकि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से देखिए, चुनाव आचार संहिता लागू है और इस दौरान ऐसे वाहन जो कि मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हैं, नंबर प्लेट गलत तरीके से लगाए हुए हैं, उसमें कुछ लिखवाया हुआ है, अनधिकृत तरीके से गैर कानूनी तरीके से हूटर लगाए हुए हैं, बॉडी परिवर्तन कराया है, ऐसे समस्त वाहनों की चेकिंग की जा रही है एवं उन पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, जो बाहर की गाड़ियां हैं, जो यहाँ पर गाड़ियां हैं, जो हमें संदिग्ध लगती है, ऐसी समस्त गाड़ियों की हम चेकिंग कर रहे हैं और ऐसी गाड़ियां जो अन्य नज़रिए से भी हमें लगता है कि इनका सामान आदि भी चेक करना चाहिए, तो वो हम संबंधित विभाग को अवगत कराते हैं, उसकी चेकिंग करते हैं। ये जब तक आपकी आचार संहिता लागू है, निर्वाचन होने तक ये चेकिंग अनवरत जारी रहेगी। विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न शासकीय कर्मचारी सहित इस बार अतिथि विद्वानों की ड्यूटी भी चुनाव में लगाई गई है। इसके विरोध में आज अतिथि विद्वानों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर गंभीर सवाल खड़े किए। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय के आदेश का हवाला देते हुए अतिथि विद्वानों ने कहा कि पूर्णतः अस्थायी हैं, इन्हें किसी भी हैसियत से महाविद्यालय स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जाता और न ही वे लोक सेवक माने जाते हैं, फिर उनकी ड्यूटी क्यों लगाई गई। विधानसभा चुनाव के लिए तकरीबन 150 अतिथि विद्वानों की ड्यूटी लग जाने के बाद आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने आए अतिथि विद्वानों ने कहा कि शासन की नजर में वह केवल बधुआ मजदूर है, जिन्हें शासन ने कभी अपना नहीं माना, लेकिन चुनाव के समय इस्तेमाल किया जा रहा है। अपनी पीड़ा सुनाते हुए अतिथि विद्वानों ने कहा कि लोक सेवक नहीं होने के कारण हम अतिथि विद्वान को ड्यूटी के दौरान होने वाली किसी भी प्रकार की हानि के लिए कौन जिम्मेदार होगा, यह समझ से परे है। लोग अतिथि विद्वान हैं। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के तहत प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल, क्रीड़ा अधिकारी के रिक्त पदों के विरुद्ध हम लोगों का आमंत्रण होता है दैनिक आधार पर और दैनिक मानदेय हमको मिलता है। शासन के आदेश के अनुसार न तो हम लोक सेवक माने जाएंगे, न स्थापना के अंग माने जाएंगे, न तो कोई कर्मचारी अधिकारी वाली हमको कोई सुविधा फैसिलिटी दी जाती। केवल दैनिक आधार पर हमें कार्य पर रखा जाता है और हम लोगों की ड्यूटी निर्वाचन कार्य के लिए लगाई गई है। उसी संबंध में हम लोग कलेक्टर मैडम से मिलने आए थे कि जब हम स्थापना के अंग नहीं हैं, लोक सेवक नहीं हैं, अधिकारी कर्मचारी नहीं हैं, तो फिर हमारी क्यों ड्यूटी लगाई जा रही है। शासन प्रशासन आपको अपना अंग मानता है क्योंकि आप उनसे शासन ही नहीं मानता, शासन ही नहीं मानता ना, शासन ही कहता है, शासन का ही आदेश है कि अतिथि विद्वान की व्यवस्था अस्थायी व्यवस्था है और ये लोक सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जाएंगे, ये स्थापना के अंग भी नहीं होंगे, इन्हें केवल दैनिक आधार पर आमंत्रित किया जाएगा प्रति दिवस। तो जब हम दैनिक हैं, मजदूर की तरह हैं, उच्च शिक्षा विभाग के मजदूर हैं कुल मिला के कहा जाए तो मजदूरों की निर्वाचन आयोग को क्यों जरूरत पड़ गई, निर्वाचन आयोग क्यों इनकी ड्यूटी लगा रहा है, हम लोगों की क्यों ड्यूटी लगा रहा है। इसी तरह हम लोग महिला पुरुष सब काम करते हैं, महिला अतिथि विद्वानों की ड्यूटी इसमें लगाई गई है, जबकि इसी पद पर प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, क्रीड़ा अधिकारी, ग्रंथपाल के पदों पर जो रेगुलर महिलाएं हैं उनकी ड्यूटी नहीं लगाई जाती, नहीं लगाई गई है। अतिथि विद्वान महिलाओं को ही क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है। कितने अतिथि विद्वान होंगे रीवा से? रीवा में लगभग 300-400, 150 की ड्यूटी लगी हुई है। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति।
आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने, रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड, रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084339। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में इन दिनों अज्ञात विक्षिप्त मरीजों की संख्या बढ़ रही है। क्या है कारण और क्या है सकता है इसका निदान? देखिए रीवा 24 न्यूज की खास रिपोर्ट। विंध्य का सबसे बड़ा अस्पताल संजय गांधी अस्पताल यूं तो अपनी अव्यवस्थाओं के लिए जाना जाता है। हालांकि कई बार गंभीर रोगियों का इलाज भी किया गया है, लेकिन ज्यादातर खबरें लापरवाहियों की ही सामने आती हैं। आपको बता दें कि इस समय आसपास के इलाकों से विक्षिप्त मरीजों को 108 एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भेज दिया जाता है, क्योंकि आजकल कई समाजसेवी संस्थाएं हैं जो इन मरीजों को 108 के माध्यम से अस्पताल भेजकर अपनी जिम्मेदारी को पूरा समझ लेते हैं और सोशल मीडिया और अखबारों में अपनी खबर लगवाकर वाहवाही लूटते हैं। हालांकि इनमें से कुछ ही लोग ऐसे हैं जो इस तरह के काम करते हैं, ज्यादातर मन से समाज सेवा करते हैं। अब समस्या ये है कि एनजीओ की जिम्मेदारी तो यहाँ से खत्म हो गई, लेकिन अस्पताल प्रबंधन की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं, क्योंकि ऐसे मरीजों के पास परिजन नहीं रहते। वैसे भी आजकल भागदौड़ की दुनिया में लोग अपनों को समय नहीं दे पाए तो दूसरों का क्या समय देंगे। बहरहाल संजय गांधी अस्पताल में इन दिनों विक्षिप्त मरीजों की संख्या बढ़ गई है, जिससे चिकित्सकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं अस्पताल में भर्ती मरीजों को भी काफी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि ये मरीज किसी की सुनते नहीं और उनकी ये हालत नहीं होती कि वह खुद अपने बारे में कुछ विचार कर सके। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने जिला प्रशासन से मांग की है कि एक कमेटी बनाकर विधिवत चर्चा की जाए और किसी को ऐसे विभाग की देखरेख का जिम्मा सौंप दिया जाए, जिससे चिकित्सकों के साथ अस्पताल आने जाने वाले मरीजों को असुविधा ना हो और अज्ञात मरीजों की देखभाल भी सही तरीके से की जा सके। इस संबंध में हमारे संवाददाता सुनील शर्मा ने सीएमओ डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी से चर्चा की। देखिए, शासन की तरफ से अलग से कोई ऐसी योजना नहीं है जिसमें लावारिस लोगों का कोई अलग से हम उपचार कर सकें या उनकी व्यवस्था कर सकें। हमारी जो उपलब्ध व्यवस्था है हम उसी में करते हैं। लावारिस लाया जाता है यदि, तो उसको लावारिस मान के अज्ञात के रूप में दर्ज करके उसका जो भी आवश्यक उपचार होता है वो करते हैं। पर इसमें एक विडंबना ऐसी आ रही है कि कई बार ऐसे मरीज हमारे पास आ जाते हैं जो मानसिक रूप से पूर्णतः विक्षिप्त हैं, घोषित हैं, और जिनमें अब आगे इलाज से कोई फ़ायदा नहीं होना है या इलाज उनके कारगर नहीं है, किसी तरह के इलाज की आवश्यकता नहीं है, पर वो मानसिक विक्षिप्त है। ऐसे लोगों की दया माया जगती है, 108 बुला के सीधे यहाँ भेज देते हैं हर बार, और वो मरीज़ जो हैं वो बड़े कठिन होते हैं हमारे द्वारा, क्योंकि उनको उपचार की आवश्यकता नहीं है। ये तो अस्पताल है, ये सराय खाना नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसा आश्रय स्थल नहीं है। तो हमने प्रशासन से कई बार लिखित में भी ये बार निवेदन किया है, इसकी कोई व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा कुछ बनना चाहिए व्यवस्था, और उसकी पॉलिसी बननी चाहिए जिसके तहत इस तरह के लोगों की एक हम कायदे से कहीं व्यवस्था कर सकें। या तो यहाँ कोई सेंटर बने जहाँ पर इसकी व्यवस्था हो सके, या कहीं बाहर अगर इसको भेजने की आवश्यकता हो तो तत्काल उन्हें भेजा जा सके। ऐसे मरीज जहाँ कहीं भी रखे जाते हैं तो न ही वातावरण आसपास का खराब होता है, दूसरे जो मरीज अगल बगल होते हैं वो भी परेशान होते हैं। चिकित्सक तो परेशान होते ही हैं, क्योंकि उन्हें इलाज तो देना नहीं है कुछ भी, अब करें क्या। तो ऐसे कुछ मरीज़ हमारे पास ऐसे हैं। हमने प्रशासन से निवेदन किया हुआ है, हम लगातार टच में हैं और हमारा ये प्रयास रहेगा। बल्कि मैंने उनसे निवेदन किया कि सर एक मीटिंग रख लें और एक पॉलिसी बना लें, इस पर किसी एक विभाग को जिम्मेदारी दे दें ताकि इस पर कोई व्यवस्था हो सके। मेरी तो आप सबसे भी अपील है कि कुछ पर मदद करिए हमारी। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास,
रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।